गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब आप हिंदी का काम करने के लिए रेडी हो जाओ। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 14 करवाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब आप एक नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए, और अगर आपके पास ग्रामर बुक है तो उसका पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए और अपनी मम्मी पापा की हेल्प से इसे अच्छी तरह समझना और फिर अपनी नोटबुक पर लिखना। इसे हम अपठित बोध भी कहते हैं, अनसीन पैसेज। अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ है किसी कहानी या लेख का अंश यानी पार्ट, उसका एक हिस्सा। और गद्यांश के साथ साथ आपको कुछ प्रश्न दिए होते हैं, और जिसके उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढकर ही लिखने होंगे। गद्यांश में से जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको गद्यांश ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ना होगा, और जो आपके उत्तर हैं वो गद्यांश में दी गई बातों के अनुसार होंगे। इसमें से आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें उसी में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर यह बात समझाती हूँ। आप मुझे बताइए, यह किसका चित्र है? ध्यान से देखकर बताओ। हाँ, ये फूल हैं और इनका नाम है गुलाब। ये गुलाब के फूल हैं। अब मैं इसके बारे में आपको एक गद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी, और आप उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर मुझे बताओगे। आप इस गद्यांश को ध्यान से सुनना। गुलाब का फूल सुंदरता और अपनी कोमलता के लिए लोगों में सबसे अधिक प्रिय है। लोग घरों में सुंदरता और महक के लिए गुलाब का पौधा लगाते हैं। महक मतलब खुशबू के लिए, क्योंकि गुलाब के फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग अपने घरों में इसे लगाते हैं। गुलाब का फूल कई प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयाँ बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। पूरे भारत में गुलाब के पौधे पाए जाते हैं। गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूल होता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के फूल की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। मतलब ये 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं। हर वर्ष 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप इसी में से ढूंढकर मुझे उत्तर बताना। सबसे पहले आप बताओ, लोगों में गुलाब का फूल सबसे अधिक प्रिय क्यों है? देखिए, ये गद्यांश फिर से देखो और मुझे इसका उत्तर बताओ ध्यान से देखकर। यस, अपनी सुंदरता और कोमलता के कारण लोगों में गुलाब का फूल सबसे अधिक प्रिय है। देखो, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न सुनिए, लोग अपने घरों में गुलाब का पौधा क्यों लगाते हैं? देखिए इसका आंसर कहाँ पर है। यस, लोग सुंदरता और महक के लिए अपने घरों में गुलाब का पौधा लगाते हैं। और बताइए एक और आंसर, गुलाब का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखो, वैसे तो आपको गुलाब के बारे में और भी बातें पता होगी कि हम इसका क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसी गद्यांश में जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ वही उत्तर बताना है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि गुलाब का फूल कई प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न सुनिए,
फूलों का राजा किसे कहा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। और एक और बताओ, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, हर साल 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। और अब मैं आपको एक और गद्यांश बताऊंगी, उसमें के से आपको उत्तर ढूंढकर अपनी नोटबुक पर लिखने होंगे। आप इस चित्र को ध्यान से देखकर बताओ कि यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह मोर है। देखिए यह कितना सुंदर पक्षी है। तो आज मैं मोर के बारे में ही आपको एक गद्यांश पढ़कर सुनाती हूँ, और आप भी इसे मेरे साथ साथ पढ़ना और फिर मुझे उत्तर बताना। अगर आपके पास बुक है तो हिंदी ग्रामर की बुक का पेज नंबर 74 ओपन कर सकते हैं और उसमें से देखकर भी इसे पढ़ सकते हैं। देखिए मैं ये गद्यांश पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी इसे मेरे साथ साथ रीड कीजिए। काली घटा को देखकर अपने सुंदर पंख फैलाकर यह पक्षी नाचने लगता है। काली घटा मतलब काले बादल को देखकर। भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये किस पक्षी की बात कर रहे हैं। यस, ये मोर की बात कर रहे हैं, जिसे मयूर भी कहा जाता है। मोर के पंख चमकीले हरे नीले रंग के होते हैं। इसकी गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। सिर पर सुंदर कलगी होती है। जब मोर पंख फैलाकर नाचते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मोर के पैर बहुत लंबे होते हैं। मोरनी आकार में छोटी होती है। मोरनी का रंग भूरा होता है। मोर अधिकतर खेतों से अनाज और कीड़े खाते हैं। ये प्रायः पेड़ों की नीची डालों पर रहना पसंद करते हैं। देखिए ये पेड़ों की नीची डालों पर इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, क्योंकि इनके पंख भारी होते हैं। इनकी सुनने की क्षमता तेज़ होती है। क्षमता मतलब शक्ति। इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। पंख भारी होने के कारण ये ऊंचा नहीं उड़ पाते। आप इस गद्यांश को एक बार और पढ़ लीजिए। मैं आपको अब प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ, आप मुझे इसी में से ढूंढकर उत्तर बताना। ये देखिए, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न सुनिए, मोर क्या देखकर नाचने लगते हैं? मोर क्या देखकर नाचने लगते हैं? ये देखिए, इसका उत्तर गद्यांश की फर्स्ट लाइन में है। देखो पहली लाइन में क्या लिखा था? काली घटा को देखकर अपने सुंदर पंख फैलाकर यह पक्षी नाचने लगता है। हम इस लाइन को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, काली घटा को देखकर मोर नाचने लगते हैं। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, मोर क्या खाते हैं? बताइए इसका क्या आंसर होगा? मोर क्या खाते हैं? ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मोर अधिकतर खेतों से अनाज और कीड़े खाते हैं। तो ये लाइन हम सेकंड के आंसर के लिए लिखेंगे। मोर अधिकतर खेतों से अनाज और कीड़े खाते हैं। तीसरा प्रश्न सुनिए, मोर कहाँ रहना पसंद करते हैं? मोर कहाँ रहना पसंद करते हैं? आइए हम गद्यांश में से ये आंसर भी ढूंढते हैं। ये देखिए, इसका आंसर भी गद्यांश में से ढूंढ लिया हमने। ये प्रायः पेड़ की नीची डालों पर रहना पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे
कि सभी प्रश्नों के आंसर गद्यांश में ही होते हैं। बस हमें इसे ध्यान से पढ़कर इसमें से हम उत्तर ढूंढकर लिख लेंगे। इनके पर्यायवाची गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं हमने इनके पर्यायवाची भी गद्यांश में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। बादल, बादल के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ था? घटा। तो हम यहाँ पर बादल के सामने क्या लिखेंगे? घटा। शाखा, उसमें गद्यांश में दिया हुआ है डालों, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे डाल। शाखा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? डाल। मोर, मोर का होगा मयूर। पंछी, पक्षी। अब अगला प्रश्न देखिए, इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। छोटी, छोटी का विपरीत मतलब विलोम शब्द, उल्टे शब्द। छोटी का विपरीत शब्द होगा बड़ी। हल्का, भारी। ऊंची, नीची। कम, ज़्यादा। इस तरह आप भी किसी न्यूज़पेपर से या किसी मैगज़ीन से कोई भी गद्यांश लेकर अपने आप प्रश्नों के उत्तर बनाकर उनके उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। अब मैं आपको ई से बने कुछ नए शब्द बताती हूँ। आप इन्हें मेरे साथ साथ बोलना और अपनी नोटबुक पर लिखने का अभ्यास करना। सबसे पहले ईश्वर, ईमानदारी। ईख, ईख का मतलब होता है गन्ना। ईदगाह, ईंट। तो मैं आपको जितने भी हर वीडियो में जो नए शब्द करवाती हूँ आप उनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो बच्चों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको जितना भी काम करवाती हूँ वो साथ साथ टाइम से अपनी नोटबुक में करते रहना। थैंक यू बच्चों।